Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का दिन है आज, दशहरा। तो पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को हैप्पी दशहरा। जो जहाँ हैं हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और इसी तरह बुराइयों पर काबू पाते रहें, यही दुआ है। कुछ वक्त पहले मैंने क्राइम तक पर आपको एक कहानी सुनाई थी, मोसाद के एक ऐसे जासूस की जो सीरिया पहुंचता है, सीरिया में रहता है, वहीं का होकर रह जाता है और धीरे धीरे वहाँ की सत्ता, वहाँ की सेना पर इतनी पकड़ बना लेता है कि वो वहाँ का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने जा रहा था, एली कोहेन। लेकिन फिर कुछ गलतियों की वजह से वो पकड़ा जाता है और फिर सीरिया में सरेआम उसे सज़ाए मौत दी जाती है। लेकिन कमाल देखिए उस जासूस का, मोसाद के, कि वो वहाँ पहुंचकर एक अजनबी देश में कैसे लोगों का भरोसा जीतता है और वहाँ की सरकार में शामिल हो जाता है और लगभग डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बन ही गया था, लेकिन पकड़ा जाता है। ये कहानी सुना चुका हूँ, ये बताने का सिर्फ मकसद इतना है कि किसी भी देश में जब कोई दूसरा देश अपने जासूस को भेजता है तो तरीका यही होता है कि वहाँ जाकर रच बस जाओ, वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलो, शादी कर लो, बच्चे भी अगर पैदा करने हैं वो भी कर लो, लेकिन बस अपना मकसद मत भूलो। ईरान के साथ हाल के वक्त में जो कुछ हुआ और ईरान के एक्स प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा, उसके बाद एक बड़ा ख़तरनाक सवाल दुनिया के सामने आया और वो ये है कि हाल के वक्त में जो कुछ हुआ, चाहे हमास चीफ, चाहे हिजबुल्ला चीफ, चाहे ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, चाहे ईरान के कुर्द फोर्स के हेड, या फिर ईरान के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत, क्या ये सब एक हादसा था या इसके पीछे ईरान के ही कुछ लोग शामिल थे? और क्या मोसाद ने सीरिया की तरह ईरान में भी अपनी पहुंच इतने टॉप लेवल पर बना रखी है? ये पूरी कहानी इसलिए कि पिछले 2 दिनों से जो खबर आ रही है उससे हड़कंप मच गया पूरे ईरान में। और ईरान के एक मिलिट्री जनरल, टॉप मिलिट्री जनरल, कुर्द फोर्स, एलिट फोर्स, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और कहते हैं कि लगातार पूछताछ हो रही है, दिल का दौरा भी पड़ चुका है और शक यही है कि हाल के वक्त में जो भी हुआ ईरान में, उसके पीछे शायद वो ईरान का गद्दार और मोसाद का जासूस हो सकता है। कुछ घटनाओं पर नज़र डालते हैं, उसके बाद आके कहानी बढ़ाते हैं। 2020 की बात है, 3 जनवरी 2020, इराक की कुर्द फोर्स के, एलीट फोर्स है वहाँ का, उसके हेड कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी, ये इराक पहुँचते हैं। इराक में कुछ मीटिंग थी और अचानक वहाँ पर एक ड्रोन अटैक होता है और कासिम सुलेमानी की मौत हो जाती है। ये कहानी भी मैंने आपको डिटेल में सुनाई है। कासिम सुलेमानी वही शख्स थे जिन्होंने ये कहा था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने लोगों की लाशें देखेगा। और 3 जनवरी 2020 को इराक में बहुत ही गुप्त दौरा था, लेकिन कैसे खबर मिली, किसने खबर दी, ये आज भी एक राज है। कोई ना कोई तो भेदिया होगा। तो कासिम सुलेमानी की मौत 3 जनवरी 2020 को हो जाती है एक ड्रोन अटैक में। इसके बाद करीब 9-10 महीने बीतते हैं, नवंबर का महीना आ गया, साल 2020 ही है। 27 नवंबर 2020 को ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनकी भी कहानी डिटेल में सुनाई है, मोहसिन फखरजादे, एक कार में जा रहे हैं और उस कार में ब्लास्ट होता और कहते हैं कि ये एक कंप्यूटराइज धमाका था, कंप्यूटर से बैठकर पूरा ऑपरेट किया गया था। इसकी भी डिटेल में स्टोरी सुनाई है। तो 27 नवंबर 2020 को ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया जाता है। कासिम सुलेमानी के बाद ये दूसरा बड़ा झटका था और ये तो ईरान की ही सड़क पर हुआ था, वो भी तेहरान में। इसके बाद 19 मई 2024, यही साल, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ईरानी एयरफोर्स के चॉपर पर जा रहे थे और अचानक वो चॉपर क्रैश कर जाता है, ईरानी एयरफोर्स का, जिसमें ईरानी प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है। ये चॉपर क्रैश कैसे हुआ, ये आज भी एक राज है, रहस्य है।
हालांकि लेबनान में जब पेजर धमाका हुआ और वॉकी टॉकी, तो अब उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या ईरानी प्रेसिडेंट के चॉपर को भी पेजर या फिर वॉकी टॉकी धमाके के ज़रिए उड़ाया गया था। हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कौन है नहीं मालूम। अब आइए इसके बाद 31 जुलाई 2024, मतलब ईरानी प्रेसिडेंट के मई में 19 मई को मौत हुई और उसके बाद जून और फिर जुलाई आता और 31 जुलाई 31 जुलाई 2024 हमास चीफ इस्माइल हानिया, जो इसी ईरान के प्रेसिडेंट की मौत के बाद जो नए प्रेसिडेंट बने उनका शपथ समारोह था तेहरान में, जिनमें तमाम राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था और उसमें ख़ासतौर पर इस्माइल हानिया भी पहुंचे थे तेहरान। ये भी कहानी आपको डिटेल में सुनाई है। तो 31 जुलाई 2024 को ये ईरानी राष्ट्रपति के शपथ समारोह से निकलते हैं और फिर तेहरान के ही एक ख़ास गेस्ट हाउस में ठहरते हैं और उस गेस्ट हाउस की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, उसी कुर्द फोर्स की थी। और वहाँ पर अचानक पहले से ही बॉम्ब रखा हुआ था और उस धमाके में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो जाती है। ये सवाल आज भी एक राज है, किस कमरे में वो ठहरेंगे, वो बॉम्ब उस कमरे तक कैसे पहुंचा, किसने रखा, जाहिर सी बात है कोई भेदिया होगा। हमास चीफ के बाद अब फिर बात आती है उसके बाद 28 सितंबर 2024, अभी पिछले महीने, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह बैरूत के पास एक दाही इलाका है, वहाँ के एक बंकर में एक मीटिंग, और हसन नसरल्लाह के लोकेशन किसी को नहीं मालूम होता, उसके दाएं और बाएं के लोगों को भी नहीं पता। एंड टाइम पर फिक्स होता है और ज़्यादा देर तक किसी एक लोकेशन पर वो कभी रहा ही नहीं। लेकिन 28 सितंबर को बैरूत के जिस बंकर में हसन नसरल्लाह की एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग की भी खबर इजराइल को पहुंच जाती है और 28 सितंबर को वो एयर स्ट्राइक करता है और उस एयर स्ट्राइक के ज़रिए उस बंकर के अंदर वो बॉम्ब फेंकता है जिसमें फिर जहरीली हवा भी है और दम घुटने से हमास वो हिजबुल्लाह चीफ की मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, अब हिजबुल्लाह चीफ की मौत हो गई आपके 28 सितंबर को, इसके बाद हिजबुल्लाह में हड़कंप, करीब हफ्ता भर नहीं बीतता है, 4 अक्टूबर की तारीख आती है। अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की जगह जिसको गद्दी देनी है, जो अगला हिजबुल्लाह का चीफ बनेगा, जिसका नाम हाशिम सैफुद्दीन, उसकी एक मीटिंग होती है 4 अक्टूबर को, हसन नसरुल्लाह की एक हफ्ते की मौत के बाद, और वो भी एक गुप्त जगह पर, उसी बैरूत के उसी दाही इलाके में। और इजराइल फिर एयर स्ट्राइक करता है और इजराइल हिजबुल्लाह के चीफ के साथ अब उसके होने वाले चीफ को भी मार डालता है। अब सैफुद्दीन की मुखबिरी किसने की? तो कुल मिलाकर मैंने आपको अभी 6 नाम ही गिनाए। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, इसके बाद वहाँ के कुर्द फोर्स के हेड कासिम सुलेमानी, फिर उसके बाद हमास चीफ इस्माइल हानिया, ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे, हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ, हसन नसरल्लाह की गद्दी लेने वाला दूसरा हाशिम सैफुद्दीन, एक एक कर ये सारे लोग इन सालों में मारे गए, इन बरसों में। इनका लोकेशन, इनका पता ठिकाना, ये कब कहाँ होंगे, कब कहाँ जाएंगे, किसी को कैसे पता। और यही चीज़ ईरान के हुक्मरानों को तंग कर रही थी कि कोई तो है जो भेदिया है। जब हमास चीफ की मौत हुई तेहरान के अंदर उस कुर्द फोर्स के गेस्ट हाउस में, उसके बाद करीब 22 लोगों को अरेस्ट किया गया था। उसमें वहाँ के इंटेलिजेंस के लोग, ईरान के अपने कुर्द फोर्स के, अपने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुछ लोग, और इनके ऊपर शक था कि शायद ये लोग इजराइल के लिए जासूसी करते हैं, मोसाद के लिए काम करते हैं, और इनमें से कई अब तक अंदर हैं। तो एक के बाद एक ये सारी मौतें, और उन सारी मौतें उन लोगों की जिनके ईरान के साथ गहरा कनेक्शन है या फिर वो ईरान में है। हिजबुल्लाह हिमास के सर पर ईरान का हाथ है। अपने ईरान के प्रेसिडेंट से लेकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनके अपने जनरल, इन सब की मौत हो रही है। तो कोई तो होगा जो मोसाद तक खबर पहुंचा रहा है, और आज की कहानी वही है। ईरान के एक एक्स प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है महमूद अहमदी नेजाद। अभी जब मई में ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी उनकी, तो ये फिर उस चुनाव में खड़े हुए थे प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन इनको अयोग्य करार दे दिया गया था। और उससे पहले भी ये जब जब खड़े होते हैं इनको अयोग्य करार दे दिया गया, लेकिन ये प्रेसिडेंट थे
अब अयोग्य क्यों करार दिया गया इनको? उसकी वजह इनका एक इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में एक धमाकेदार खुलासा है, और खुलासा ये है कि जो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC, और उसका जो बाहरी विंग है, जो विदेशी सारी इंटेलिजेंस और उसको सारी चीज़ों को देखती है और जो उसके फोर्स काम करते हैं उसके सैनिक, वो है कुर्द फोर्स। तो कुर्द फोर्स के चीफ और कुर्द फोर्स से जुड़े 20 लोगों पर ईरान के एक्स प्रेसिडेंट ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये लोग मोसाद के स्पाई हैं, मोसाद के लिए जासूसी करते हैं। अब आप सोचिए कि ईरान का सीधे जनरल के ऊपर उंगली उठाना, और ईरान के ये जनरल कौन है? जो कुर्द फोर्स के हेड हैं, ये हैं ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। ईरान में ही पैदा हुए, ईरान में ही ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड में काम किया, फिर 90s में इनको कुर्द फोर्स में डिप्टी बनाया गया। और जब कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी इराक में, जो कुर्द फोर्स के हेड थे, उनकी मौत के बाद उस ड्रोन अटैक में कासिम सुलेमानी की जगह इन्हीं ब्रिगेडियर इस्माइल कानी ने ली। और इन्हीं ब्रिगेडियर इस्माइल कानी यानी कि ईरान की ये जनरल कुर्द फोर्स के हेड, उनके ऊपर अब इल्ज़ाम ये है कि असल में मोसाद का ईरान में बैठा हुआ कोई जो जासूस है, वो ईरानी मिलिट्री का यही जनरल है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये खबर सही हो गई तो फिर आप मोसाद की घुसपैठ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फोर्स ईरान की सबसे आन बान शान है, जो फोर्स कुर्द फोर्स, और उसका वो भी कि जो फॉरेन के सारे अफेयर्स देखता है, जैसे अपनी रॉ है, रॉ इंडिया में काम नहीं करती, रॉ आसपास के देशों में, दुश्मन देशों में क्या चल रहा है वो देखती है, और उनके अपनी फिर वो भी होती है। तो कुर्द फोर्स का काम यही है कि मिडिल ईस्ट में, बाहर में, इजराइल में ये सब क्या हो रहा है, और बाहर के दुश्मनों का पता लगाकर उनको ठिकाने लगाने का काम जिस कुर्द फोर्स को है, उस कुर्द फोर्स का हेड ब्रिगेडियर जनरल जिसका नाम इस्माइल कानी है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हाल के वक्त में ईरान में जो कुछ हुआ उसकी मुखबरी अगर किसी शख्स ने की है तो इस्माइल कानी है। ये ईरान का जनरल बेशक है, लेकिन ये मोसाद का स्पाई है। अब कैसे और क्यों इस पर भरोसा किया जाए, पेश उसकी पूरी कहानी। जब हिजबुल्लाह चीफ की मौत हुई अभी 28 सितंबर को बेरूत में, तब उसमें यह था कि भाई हसन नसरल्लाह का लोकेशन तो किसी को पता नहीं होता है, तो इजराइल को कैसे पता चला? अब हसन नसरल्लाह की मौत की खबर कंफर्म हो गई बेरूत में। उसके बाद ईरान की जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामेनी, तो ईरान में सबसे बड़े वही है, कहने को वहाँ प्रेसिडेंट भी है, लेकिन पावर जो है असली वो आयतुल्लाह खामेनी के हाथ में है, इसलिए उनको सुप्रीम लीडर कहा जाता है। वो रिलीजियस लीडर भी हैं और सुप्रीम लीडर भी हैं। सारे ये जो फोर्स, चाहे रिवोल्यूशनरी गार्ड या कुर्द फोर्स, इन सब के असल चीफ वही होते हैं, तो आयतुल्लाह खामेनी है। तो जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई, तब ये हुआ कि भाई उसके लोकेशन का पता कैसे चला, और इत्तेफाक से उसमें कुछ ईरान के एम्बेसडर और बाकी लोग भी मौजूद थे। तो ईरान को डायरेक्ट ये था कि कुछ तो गड़बड़ है। उससे पहले ईरान की अपनी सरजमीन तेहरान पर हमास चीफ की मौत हो गई थी। वो बड़ी अपने आप में शर्मिंदगी की बात थी ईरान के लिए कि अपने ही घर में बुलाकर अपने ही मेहमान की, मतलब किसी ने जान ले लिया, उन्हें पता ही नहीं है। और अब यहाँ हमास के बाद जो मोस्ट पावरफुल पर्सन जो ईरान के लिए इजराइल से लड़ रहा है, वो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह। अब उसकी इस मौत के बाद ईरान में खलबली मची। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने ये पता लगाने के लिए कि ये कैसे और क्यों हुआ, किसी कुर्द फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल यानी मिलिट्री हेड इस्माइल कानी को लेबनान जाने के लिए कहा। वो पहुंच गए बेरूत। बेरूत जाने के बाद अब वो हालात पर, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ की मौत हो गई है, अब नेक्स्ट कमांडर इन कौन होगा, कौन संभालेगा, कौन हेड बनेगा, उसको लेकर आगे क्या, और फिर बहुत सारे हिजबुल्लाह के लड़ाके भी मारे गए। तो वो सारी चीज़ें मीटिंग चल रही थी। अब उसमें ये था कि जो हम हिजबुल्लाह चीफ के बाद जो नेक्स्ट चीफ जिसको बनना है, उससे जाकर मीटिंग करनी है और आगे की पूरी प्लानिंग करनी है। तो अब जो नेक्स्ट चीफ जिसको बनना था, हाशिम सफ़ीद्दीन।
हाशिम सफ़ेद्दीन का नाम सबसे ऊपर आया और कहा गया कि हसन नसरल्लाह की जगह हाशिम सफ़ेद्दीन हिजबुल्लाह के नए चीफ होंगे। 28 सितंबर को हसन नसरल्लाह की मौत हुई। उसके 2 दिन के बाद ये लेबनान पहुंचे, बेरूत गए। बेरूत जाने के बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर, इन सबको पता है, ख़ास लोगों को, क्योंकि इजराइल हमले कर रहा है तो मीटिंग खुलेआम तो होगी नहीं, बहुत सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है, एयर स्ट्राइक का ख़तरा भी है। 4 अक्टूबर को एक मीटिंग फिक्स हुई अगले हिजबुल्लाह के होने जा रहे चीफ के साथ, और ये हुआ कि उस मीटिंग में आगे की रणनीति तय की जाएगी, सारी प्लानिंग। तब हाशिम सैफुद्दीन के साथ 4 अक्टूबर को मीटिंग थी। कुर्द फोर्स के हेड, ईरानी मिलिट्री के चीफ इस्माइल कानी पहुंच गए बेरूत। बेरूत पहुंचने के बाद इत्तफाक से 4 अक्टूबर को फिर खबर आती है। खबर यह कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया और उसी जगह पर किया जहां हाशिम सैफुद्दीन मीटिंग करने जा रहे थे। अब एक और चौंकाने वाला था कि हसन नसरल्लाह की मीटिंग का पता चल गया, अड्डे का ठिकाने का, जो आदमी कभी किसी को नहीं बताता है। अब जो अगला हेड बनने जा रहा है उसकी मीटिंग हो रही है और वहाँ पे भी इजराइल को उसकी जानकारी मिल गई और उसने हमला कर दिया। फिर खबर आ गई कि हाशिम सैफुद्दीन की भी मौत हो गई, यानी जो अब लीडर बनने जा रहा था वो भी मारा गया, जो हेड बनने जा रहा था। और इत्तफाक से उस 4 अक्टूबर की मीटिंग में ईरानी जनरल इस्माइल कानी को भी मौजूद रहना था। अब एयर स्ट्राइक के बाद मलबे सब आ गए। इस्माइल कानी का ईरान से या बाकी लोगों से अब कांटेक्ट नहीं हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर इजराइल टाइम्स, तेहरान, गल्फ़ की बाकी अखबारों और सब चैनल ने यह खबर चला दी कि शायद इस हमले में डिप्टी जो हिजबुल्लाह के हैं हाशिम सैफुद्दीन, उनके साथ साथ कुर्द फोर्स के हेड ईरान के मिलिट्री ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी की भी मौत हो गई। उनके मरने की खबर मीडिया में, सोशल मीडिया पर, टीवी पे ईरान, गल्फ़, इजराइल, अमेरिका सब जगह चला दी गई, क्योंकि 4 अक्टूबर को ही और 4 अक्टूबर से वो लापता। पूरा 4 बीत गया, 5 बीत गया, 6 बीत गया, कानी की कोई खबर नहीं और लाश भी नहीं मिल रही है। अब और पुख्ता हो रहा है कि वो शायद मारे जा चुके हैं। लेकिन 3 दिन बाद अचानक कानी जिंदा हो उठते हैं और उसके बाद ईरान में कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद जो खबर आती है वो बड़ी चौंकाने वाली थी। खबर ये थी कि जिन इस्माइल कानी को बेरूत भेजा गया था हिजबुल्लाह के नए चीफ जो बनने जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए, उनसे मीटिंग करने के लिए हाशिम सैफुद्दीन के साथ, और जिस जगह पर ये मीटिंग होनी थी, हाशिम सैफुद्दीन के अलावा अगर किसी को उस लोकेशन की जानकारी थी तो वो इस्माइल कानी थे, ईरान के कुर्द फोर्स के चीफ। तो फिर एयर स्ट्राइक हुआ, सैफुद्दीन तो मारा गया, कानी कैसे बच गए? तो पता चला कि किसी वजह से ये उस मीटिंग में तय वक्त पर जा ही नहीं पाए। अब यहीं से शक पैदा होना शुरू हो गया कि आप ईरान से लेबनान पहुंचे, लेबनान में आपको एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का आगे का रुख क्या होगा, उसके नए चीफ के साथ, उसके बाद प्लानिंग, और आप सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के मैसेज को लेकर मैसेंजर बनकर भी गए हैं। और जिस मीटिंग के लिए आपको भेजा गया वो मीटिंग फिक्स है 4 अक्टूबर की शाम को, और जगह भी फिक्स है, और जगह इतनी गोपनीय इसलिए रखा गया है कि हफ्ता भर पहले हसन नसरल्लाह ऐसी ही मीटिंग के दौरान मारे गए, जिसमें ईरान का एक एम्बेसडर भी था जिसकी आंखें ख़राब हो गई। और उस मीटिंग में सब कुछ होने के बाद खुद जिन 2 लोगों के बीच में इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उनमें से मेन इस्माइल कानी, ईरान के जनरल, वही मौजूद नहीं थे। और इजराइल को पता चल जाता है इस मीटिंग का, वक्त का, ठिकाने का, और वो स्ट्राइक करता है और हाशिम सैफुद्दीन की मौत हो जाती है। लेकिन इस्माइल कानी बच जाते हैं। अगर वो उस मीटिंग में होते तो मारे जाते। अब यहाँ से ये सवाल शुरू हुआ कि भाई आपको भेजा तो गया था वहाँ, आप मीटिंग में, अब इन्होंने जो भी जवाब दिया वो पता नहीं। लेकिन हुआ ये कि 7 अक्टूबर के बाद इस्माइल कानी सीन से गायब, न पब्लिक अपीयरेंस कहीं, न कोई उनके बयान, न कोई मीटिंग। बाकी ईरान में सब कुछ चल रहा है। लास्ट फ्राइडे को आयतुल्लाह खामेनी ने तेहरान की मस्जिद में जुमे में सारी बातें भी की, लेकिन इस्माइल कानी गायब। उसके बाद अचानक एक खबर आती है कि इस्माइल कानी को तेहरान के अंदर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि उन पर और उनके कुछ लोगों पर यह शक है कि ये असल में हैं तो ईरान के आर्मी चीफ
लेकिन काम करते हैं इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए। और इसी के बाद कहते हैं कि सख्त पूछताछ हो रही है, टॉर्चर किया जा रहा है। ये भी खबर आई कि इस टॉर्चर और इस पूछताछ और इस सच्चाई का शायद खुलासा होने से दिल का दौरा भी पड़ा, हार्ट अटैक। लेकिन अभी तक कहीं सामने नहीं। और जो ईरान के सोर्सेज हैं वहाँ के पावर सेंटर्स में, उनका ये कहना है कि हाँ वो सेफ तो है, हाउस अरेस्ट की कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हाउस अरेस्ट नहीं है तो सामने क्यों नहीं आ रहा है? भाई कुर्द फोर्स का चीफ है और इतना सब कुछ चल रहा है, जंगी हालात हैं, ईरान इजराइल धमका रहा है और आपका मेन सिपा सालार सीन से गायब है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? तो जो सारे मीडियाज़ में खबर आ रही है वो इस वक्त यही है कि हाउस अरेस्ट, और इस्माइल कानी पर ही ये शक है कि ये मोसाद का वो जासूस है जिसने एक एक कर सबकी जानकारी दी। अब जब कानी जैसा शख्स जिस पोस्ट पर बैठा है कुर्द फोर्स के, जिस कुर्द फोर्स के बिना हमास और हिजबुल्लाह कोई स्टेप नहीं लेता, अब अगर वो कोई मीटिंग करती है, कोई प्लान करता है, तो फिर इस्माइल कानी को पता है। और इस्माइल कानी को जब पता है तो फिर वो अगर मोसाद का स्पाई है तो मोसाद को तो आसानी से पता चलेगा। और यही वजह है, ये शुरू से कहा जा रहा था कि कोई ना कोई तो ऐसा है जिसने ये किया। ये बात हमास चीफ जब तेहरान में मारा गया तो उस वक्त भी उठा कि कोई ईरान का ही घुसपैठिया या गद्दार है। और उसके बाद हिजबुल्लाह के चीफ के मौत के बाद भी ये उठा कि ये कोई गद्दार है। और इसी सब चीज़ के बाद ये भी उठा कि जब ईरान के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई तो वो जो लिबनान में बाद में पेजर और वॉकी टॉकी बॉम्ब दिखा, शायद उस चॉपर में भी कोई ऐसे ही पेजर या वॉकी टॉकी था जो ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट की वजह से चॉपर ब्लास्ट कर गया। और ये अगर ऐसा हुआ तो अब ईरानी एयरफोर्स का चॉपर, आम आदमी के तो किसी की हैसियत नहीं है कि उसमें कुछ छेड़छाड़ करेगा, लेकिन इस्माइल कानी के पास वो पावर है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कुर्द फोर्स, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड और कुर्द फोर्स वहाँ की दो मेन एलिट फोर्स है और इन्हीं के ऊपर पूरे ईरान की सुरक्षा की दारोमदार है। अब सोचिए कि अगर सिपा सालार ही आपका गद्दार निकल गया तो फिर उस देश का क्या होगा? और यही वजह है कि ईरान परेशान है। इस्माइल कानी के खबर बारे में यही है कि वो इस वक्त हाउस अरेस्ट, पूछताछ चल रही है और कौन कौन ऐसे गद्दार हैं, क्योंकि बिना गद्दारी के तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हो नहीं सकती। और इसीलिए अब उन सबसे पूछताछ हो रही है। और इसी बीच एक नई खबर ये भी आ गई है कि अब तक इजराइल जो है वो ईरान पर उसने हमला नहीं किया, जबकि ईरान ने इजराइल छोड़ा था। लेकिन अभी खबर आई है वो ये कि ईरान के न्यूक्लियर जितने भी ठिकाने हैं, इसके अलावा उनके बाकी जो मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज, ऑफिसेज हैं, वहाँ साइबर हमला हुआ है और उन सारी चीज़ों से इन्फॉर्मेशन चोरी कर ली गई है। ये इजराइल का पहला हमला है साइबर अटैक के ज़रिए, और इसके ज़रिए वो वहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी खलल डाल सकता है, उसको ख़राब कर सकता है। तो ईरान बाहर से नहीं, इजराइल से नहीं, बाकी के दुश्मनों से नहीं, घर के दुश्मनों से इस वक्त परेशान है और पूछताछ हो रही है। और अगर वाकई जो अब तक खबर आई है, या जो ईरान के एक्स प्रेसिडेंट महमूद अहमदी नेजाद ने जो दावा किया है कि मोसाद के स्पाई ईरान के मिलिट्री जनरल हैं, तो फिर ये कहाँ तक अंदर होगा मालूम नहीं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि फिर मोसाद कहाँ से ट्रेन करता होगा। इस्माइल कानी ऐसा नहीं ईरानी है, ईरान के एक शिया बहुल इलाके में ही ये पैदा हुए और उसके बाद जब बड़े हुए तो सीधे सीधे इन्होंने ईरान की फ़ोर्स ज्वाइन की। उसके बाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड में गए, फिर वहाँ तक कुर्द फोर्स में डिप्टी के पोस्ट तक पहुँचे और उसके बाद सुलेमानी की मौत के बाद इनको चीफ बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से सुलेमानी का ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ रिश्ता था, कहते हैं कि इस्माइल कानी का उतना करीबी रिश्ता नहीं रहा। इस्माइल कानी जैसे सुलेमानी अगर जंग में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन सब पे काम किया और ये भी गए इस्माइल कानी, लेकिन ये अकेले में बैठकर प्लान करना और उसमें माहिर, कभी अपने जवानों के साथ जंग के मैदान में जाकर मोर्चा लेना, उसमें कभी काम नहीं आए। सुलेमानी काम आए थे। तो इनके बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर इस्माइल कानी को इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा पद, कुर्द फोर्स का ब्रिगेडियर जनरल यानी कि मिलिट्री का हेड, किसने और क्यों बनाया था। लेकिन अगर ये हो गया तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि मोसाद कहाँ तक की सोचता है, कितनी लंबी सोचता है और ऐसे कितने देशों में
कितने, ये तो खैर बहुत आपने फिल्मों में भी देखी होगी, बहुत सारे सरकारों में मंत्री, जो मिनिस्ट्री होती है उसमें मंत्री, मिनिस्टर, वो भी स्पाई होते हैं कई देशों के, ब्लैकमेल किए जाते हैं या पैसे की लालच में। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां मोसाद की सरकारों में भी घुसपैठ, और इसीलिए सटीक वार कर रहा है वो। कम से कम 6 इंसिडेंट जो आपको बताएं, इससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इसमें क्या होगा, इस्माइल क़ानी के साथ क्या होगा, क्योंकि अगर ये साबित हो गया तो फिर ईरान में जो रिवाज है, सड़क पर लोगों के सामने सज़ाए मौत दी जाएगी। लेकिन ईरान के लिए एक शर्मिंदगी की बात होगी कि उसका अपना आर्मी जनरल गद्दार निकले और मोसाद का जासूस निकले। अजीब है जासूसी दुनिया। खैर, कहानी में आज इतना ही। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज आरती, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरती। और ये वैभव नायर जी की पति हैं वैभव जी, और आरती इनकी पत्नी है। असद अंसारी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे असद, और ये फतेहगंज में रहते हैं। इसके अलावा राहुल कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे राहुल, और ये भेजा है सोनाली ने। साथ ही फरीद खान के बेटे, नाम लिखा नहीं, लेकिन कल 13 को संडे है तो कहानी होती नहीं, तो कल इनके बेटे का बर्थडे है, नाम लिखा नहीं, कोई बात नहीं, फरीद खान साहब आपके बेटे को हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा कमलजीत का भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कमलजीत, और भेजा है प्रीतपाल सिंह जी ने। साथ ही सुमेर, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सुमेर, और भेजा है कृष्णपाल ने। इसके अलावा प्रीति, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति, भेजा है कुमार ने। और ऋतु का भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे ऋतु, और भेजा है अविनाश सिंह ने। इसके अलावा यूसुफ हसन, थैंक यू सो मच। अशानी कलकी, थैंक यू सो मच आपका भी। हेमंत अजाबे, थैंक यू सो मच आपका भी। एंड निकुंजा नाहक, जो आपने कहानी कही है मैं उसको ज़रूर पता करके और सुनाता हूँ। तो कहानी में आज इतना ही। आज तक पर कल रात 11 बजे क्राइम कहानियाँ विश्रम से मुलाकात हो सकती, जो लोग आज तक पर आते हैं। और वैसे अब मंडे को रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ क्राइम तक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक ये फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है। फिर से एक बार आप सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दशहरा। सब आप अच्छे रहें, खुश रहें, यही दुआ है। तो अब आज के लिए इतना ही। मंडे रात 9 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।